दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों अक्सर हम बात करते रहते हैं टोल के बारे में। जो फास्ट टैग से टोल कटते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी भी जो टोल हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इन पर किसी भी प्रकार की सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और हर 20 किलोमीटर पे 30 किलोमीटर पे दोस्तों टोल लगे हैं। मैंने कई सारी वीडियो बना दी हैं इस टोल के ऊपर, और इस टोल जब तक ये नहीं घटेंगे तब तक मैं इनके ऊपर अपनी मुहिम चलाता रहूँगा। और इस टोल के बढ़ने से जो नुकसान हो रहा है गाड़ी वालों को, उस पर मैं लड़ता रहूँगा दोस्तों, चाहे मुझे इसके लिए रोज़ ही कुछ ना कुछ एक टॉपिक टोल पे बनाना क्यों ना पड़ जाए। तो टोल के ऊपर किसी का भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। टोल को कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। ना तो हम जिन पार्टियों से हम काम करते हैं, ना तो वो लोग टोल बढ़ने पर पैसा बढ़ाते हैं हमारा, और ना ही सरकार कि टोल बढ़ गए हैं चलो कुछ ट्रांसपोर्टर्स की हेल्प करी जाए या पार्टियों को या इस तरीके की इंटेंशन दी जाए कि कुछ भाड़े इतने किलोमीटर के हिसाब से पर किलोमीटर पर होगा, इस गाड़ी का इतना, इसका इतना। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कंपटीशन के मारे हुए हैं गाड़ी मालिक और ट्रांसपोर्टर्स। अब तो अपनी बुकिंग लेने में भी उतना कोई मार्जिन नहीं है, क्योंकि पार्टियां अब ये बोलती हैं कि आप तो जीएसटी का भी एडजस्टमेंट करोगे। आपने जो गाड़ियां ली हैं वो जीएसटी से भी आप उससे पैसा वहाँ से भी वापस लोगे। तो जीएसटी का भी अब वो हम लोगों को एक धौंस दिखाती है। और उनका मानना यह है कि 12-14% जो जीएसटी पार्टियां हमें देती हैं वो भी हमारा एक तरीके से मार्जिन है। और इसमें गलती पार्टी जो है उनकी कम है, जिनसे हम लोग बिजनेस करते हैं उनकी कम है। हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाई भी अब यही सोच के काम करते हैं कि ठीक है 2-4 हज़ार रुपये पर गाड़ी पर बच जाएंगे, उसके बाद 1 लाख की बुकिंग हमने ली है चेन्नई की या बेंगलोर की कहीं की भी, उस पर हमको 12% जीएसटी मिल जाएगा। जो हमने नई गाड़ियाँ ले रखी हैं वो जीएसटी नंबर में हमारा पैसा पड़ा है, वहाँ से जब हम बिलिंग इनको करेंगे जीएसटी जोड़ के तो वहाँ से रिफंड मिल जाएगा। तो मैं इतना बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, खासकर वो ट्रांसपोर्टर्स जिनकी अपनी बिल्टी अपने बिल कटते हैं, वो दिमाग में तेज हो सकते हैं तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर वो बहुत दिमाग नहीं लगा रहे हैं। आप अपना मार्जिन कम करके और जीएसटी एडजस्टमेंट कर भी लेते हो तो आपको फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे बताओ। पूरा का पूरा वो होना चाहिए जो रेट होते हैं, वो तो एक थर्ड पार्टी बात है जीएसटी की, परंतु 95 हज़ार रुपये में 97 हज़ार रुपये में लाख रुपए तक मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 18 टन मल्टी एक्सल के टेंडर हमारे ट्रांसपोर्टर्स भाइयों ने ले लिए हैं बेंगलोर के और चेन्नई के। 18 टन वजन, जबकि ये जो फ्राइट था, ये भाड़ा था, ये किसी टाइम में 15 टन की गाड़ी भी इतने पैसों में नहीं मिलती थी, और आज ये 18 टन इतने पैसों में ढो रहे हैं माल। तो साथियों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इतने कम रेटों में टेंडर ले रखे हैं तो ये गाड़ी वालों को क्या देंगे। अब उसमें दुनिया भर की कटिंग है, इनके स्टाफ की सैलरी, इनका जो म्यूनसिपलिटी वाला उसकी सैलरी, उसके अलावा इनका जो पैसा लगता है सीसी लिमिट का ही होता है ज़्यादातर तो लोगों का, उसका ब्याज, ठीक है। और फिर कई कंपनियां डाबर है, ब्रिटानिया है, जैसे इन कंपनियों में क्या है डैमेज भी आता है, तो उसका डैमेज की जो कटिंग होके फिर पैसा इनको मिलता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, या जैसे ये, तो इसमें आपको क्या बचता होगा। सिर्फ आप जीएसटी के फ़ायदे के लिए इस तरीके की हरकतें करे चले जा रहे हो, और दूसरे आम ओनर्स को आप लोग बिल्कुल ख़त्म करने के चक्कर में लगे हो। ऐसे ही कई सारी फैक्ट्रियां हैं, परफेक्टी है, उसमें अगर आपका एक डब्बे में हल्का सा भी दाग आ गया, गाड़ी डब्बा जो माल लोड है वो बंद कंटेनर के अंदर लोड है और पीछे से डब्बा बंद है, सीट लगी हुई है, उसके बाद भी अगर वो डब्बा अंदर पिचक जाता है तो मुझे बताइए आप गाड़ी मालिक या ड्राइवर की क्या गलती है। उसका पूरा पैसा ये लोग काटते हैं। मतलब एक खुली तरीके की गुंडागर्दी चल रही है, लूट मार चल रही है, डाके डाले जा रहे हैं कंपनियों के द्वारा ट्रांसपोर्टरों के काम पर। और ये डाके किसी और की रजामंदी से नहीं डाले जा रहे हैं, इसकी रजामंदी हम ही इनको देते हैं, लिखित में इनके टेंडर पे साइन करते हैं। तो दोस्तों कब तक ये दबाव में काम करोगे, कब तक इस दबाव में जियोगे। अगर हम सब एकजुट हो जाएं, छोटे ट्रांसपोर्टर्स और बड़े ट्रांसपोर्टर्स, तो मैं बताता हूँ आपको, ये पार्टियाँ इनके टेंडर पे साइन हम नहीं करेंगे, हमारे लिखे हुए टेंडर पे
हमारे लिखे हुए स्टाम्प पेपर पे ये लोग साइन करेंगे, क्योंकि इनको तो माल भेजना ही है ना अपना। लेकिन हमारी एकता कम होने के कारण हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, दुरुपयोग हमारा करा जा रहा है, हम लोगों का शोषण करा जा रहा है। थोड़ा काम कम कर लेते हैं लेकिन अच्छे रेटों में कर लेते हैं। हम देखो हिमाचल प्रदेश में इतनी अच्छी यूनियन है कि वहाँ के लॉरी ओनर अच्छी खासी कमाई करते हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्टर अच्छी खासी कमाई करते हैं। परंतु हमारे उत्तराखंड में या और स्टेटों की भी मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया और ईस्ट इंडिया साइड में तो बिल्कुल ही दिक्कत है। उधर के तो रेट ही इतने कम है कि जब हमारी गाड़ियाँ साउथ से ईस्ट पहुँचती हैं तो हमको 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक की गाड़ियों को वहाँ से पैसा लगा के मंगाना पड़ता है। आप ये सिंगल एक्सल और मल्टी एक्सल गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर जो 32 फीट में आती हैं। तो इतने भाड़े भी नहीं मिलते हैं, गाड़ी अपने पैसों में वहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो अब बताइए दोस्तों, कम से कम इतना चलो हमने वहाँ थोड़ा 10-20 हज़ार रुपये यहाँ से चेन्नई तक कमा लिए, चेन्नई से 20-30 हज़ार रुपये अपने पटना तक कमा लिए। तो पटना से हम लोग इतना रेट तो लें कि हमारी गाड़ी को आने के लायक तो पैसा मिल जाए कम से कम, है। जो हमारी उधर की बचत है, इधर की बचत है, उसमें से ही पैसा उसमें घुस जाता है। तो आप लोग क्या कमा रहे हो, क्या नहीं कमा रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि एक लॉरी ओनर्स या एक छोटा ट्रांसपोर्टर्स वो कुछ नहीं कमा पा रहा है ट्रांसपोर्ट लाइन से। इतना कंपटीशन है, इतना कम मार्जिन है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, और खर्चे बहुत ज़्यादा है। परमिट के खर्चे ले लो, आप टैक्स के खर्चे ले लो। बहुत से लोग तो नागालैंड में और इधर गुजरात में गाड़ी रजिस्टर्ड करा ले रहे हैं, इस चक्कर में टैक्स यहाँ बहुत है उत्तराखंड में और यूपी में। तो मेरा उत्तराखंड सरकार से कहना है कि यहाँ का जो टैक्स है उसको तत्काल कम कर दिया जाए। जो टैक्स समझो 5,000 का जिस गाड़ी का है उसको 2,500 कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, क्योंकि इतना टैक्स भरना अब लॉरी ओनर के पास में नहीं है। और उस पर इतनी ज़्यादा पेनल्टी लगती है कि अगर आपने 1-2 क्वार्टर तोड़ दिए तो आपके ऊपर 2-3 हज़ार की पेनल्टी आराम से लग जाती है। 25% की दोस्तों पेनल्टी है। अब बताओ कहाँ से भरेगा आदमी, कहाँ से भरेगा आम गाड़ी मालिक। परंतु यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, गाड़ी वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो लगातार हम लोगों का शोषण करे चले जा रहे हैं। उन्होंने पहले तो फिटनेस को प्राइवेट करा दिया, जिसकी वजह से हम लोग बहुत नुकसान में आ गए हैं। पहले आरटीओ ऑफिस में फिटनेस होती थी तो बहुत कम पैसों में हो जाती थी और नॉर्मल तरीके से आराम से हो जाती थी, बिना टेंशन के हो जाती थी। बस जाकर रसीद कटाओ और आरआई साहब आते थे, उन्होंने गाड़ी देखी और गाड़ी की फिटनेस हो गई, काम ख़त्म। हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 से लेकर 3,000 के बीच हो जाता था वो। परंतु अब वही काम 15 से 20 हज़ार में हो रहा है। तो बताइए, राहत दी है या आफत खड़ी कर दी आपने हमारे साथ में? पुष्कर सिंह धामी जी बताइए, आप इतना दिमाग मत लगाओ पैसा कमाने के लिए कि हर आम आदमी आपसे खिलाफ हो जाए। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि हमारे उत्तराखंड की 5 सीटें मैंने मोदी जी को दिला दी है, तो सीटें आपने नहीं दिलाई हैं। आप नहीं भी होते तब भी 5 सीटें आती यहाँ की। ऐसा नहीं कि आपके चक्कर में सीटें आई हैं, वो तो यहाँ पे आनी थी। आपसे जनता इतनी खुश नहीं है या ट्रांसपोर्टर से इतने खुश नहीं है आपसे। वो तो मोदी जी की वजह सीटें आई हैं 5, और आप ही इसमें ही नहीं, बहुत सारे राज्यों में आई हैं। कहीं कहीं तो 20-25 सीटें भी आई हैं एक ही राज्य में अकेली सरकार की। तो वो कोई मुख्यमंत्री ये ना सोचे किसी भी राज्य का कि जो मोदी जी को पूरी सीटें मिल गई हैं उनके वजह से मिल गई हैं। वो सीटें मिली हैं मोदी जी के खुद के वजह से, उसमें किसी मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से आप लोग निकाल दें बिल्कुल एकदम, और तत्काल बहुत जल्दी ट्रांसपोर्टर्स को एकदम से वो दे दें राहत, और बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले भी राहत दे दें। 2 साल की किस्तें बिल्कुल छोड़ दें, 2 साल तक कोई ब्याज नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। 2 साल तक कोई ट्रांसपोर्टर, कोई लॉरी ओनर किस्त नहीं भरेगा, क्योंकि किसी लॉरी ओनर के पास पैसा नहीं है इस टाइम। ठीक है, वो पंप वाले का उधार चुकाता है तो टायर वाले का उधार जब तक हो जाता है, टायर वाले का चुकाता है वो तो पार्ट्स वाले का उधार हो जाता है। उसकी ज़िंदगी ऐसी निकली चली जा रही है। और जिस लॉरी ओनर बेचारा जो गरीब है, जो खुद गाड़ी चलाता है, उसके तो और बुरे हाल है। इसकी कोई इनकम का साधन भी उसके पास नहीं है। तो किसानों से भी बुरा हाल हो चुका है इस समय ट्रांसपोर्ट लाइन का। इस लाइन को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए सरकार तुरंत संज्ञान ले। किसानों से भी बदतर हालत है ट्रांसपोर्ट लाइन की, किसानों से भी गिरावा माने हम लोगों को, ट्रांसपोर्टरों को। ये समझ ले सरकार, बिल्कुल मार्जिन नहीं है। और यही रीज़न है कि आए दिन एक ट्रांसपोर्टर का विकेट गिर जाता है, कहीं ना कहीं कोई करप्ट हो जाता है किसी भी केस में। किसी का पैसा देने को नहीं है, कोई किसी का डिफ़ाल्टर हो रहा है, बैंक का डिफ़ाल्टर हो जा रहा है, पंप वाले का डिफ़ाल्टर हो जाता है। क्या करे वो?
है। कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो फिर उसके संग तो हो गया फिर कांड, फिर तो खत्म कहानी उसकी, अगर वो सिंगल मोटर मालिक है, 2-4 गाड़ियों का मालिक है तो। और जिसके पास गाड़ी ज़्यादा भी है तो उन गाड़ियों को चलाना बहुत भारी काम है। ज़्यादा गाड़ी ले लोगे तो आपको उतना काम नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर, और उतना पैसा आदमी के पास है नहीं जो फैक्ट्री में टेंडर लेके फंसा है, और टेंडर ले भी लेगा तो इतने कम रेट होंगे तो वो वैसे ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिला के हर तरीके से ख़त्म ही होना है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम वही आदमी कर सकता है जैसे 4 काम और चल रहे हैं, या फिर वो पुरानी समय से जुड़ा हुआ है, 1000-2000 गाड़ियाँ उसका फ्री हो चुकी हैं। तो नया आदमी ट्रांसपोर्ट लाइन के काम में जल्दी से कामयाब नहीं होगा, ये मैं बता दूं आपको। और कोई, सबसे मेरी विनती है, कोई नया व्यक्ति इस लाइन में किसी के कहने सुनने में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या देखते हैं कि भाई इन्होंने गाड़ी ले ली है, कि उसने गाड़ी ले ली मेरे मिलने वाले ने, उसमें 50 गाड़ी हैं, 100 गाड़ी हैं, वो भी 5 गाड़ी निकाल रहा है। अपनी प्रोफाइल दिख थोड़ी सही थी, किसी को गारंटर बना दिया, अपनी ज़मीन गिरवी रख दी, अपना मकान गिरवी रख दिया, और जाकर 5 गाड़ी ले ली उन्होंने। तो ऐसे आदमी को मिल जाएगी। बैंक को क्या है, उन्हें गाड़ी पे भी HP चढ़ा दी, उन्होंने उसका प्रॉपर्टी पर को भी वो कर लिया, भाई तुम नए हो, तुम्हें अभी तजुर्बा नहीं है, बाद में तुम्हें देंगे। इस तरीके के केस भी हुए हैं, और बाद में वो क्रैप्ट हो गया, मकान दुकान से भी गया आपने। दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। गाड़ी जब आप लें तो सिर्फ गाड़ी पर ही लोन लें, ये ना कई बैंक ऐसे बोलते हैं कि प्रॉपर्टी भी मॉर्गेज कर दो हमारे गाड़ी के साथ साथ में, तो उनको मालूम गाड़ी जो चलती फिरती चीज़ है, गायब हो जाएगी, कल को चोरी भी हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो अभी प्रॉपर वहीं रहेगी जहाँ पर है। तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके कभी गाड़ी ना लें, ये मेरा आपसे कहना है। खासकर सरकारी बैंक कोशिश करते हैं कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके गाड़ी दें। तो उनके यहाँ 2 स्कीम है, CGMT स्कीम लोगे तो हर साल आपकी CGMT फीस कटेगी 2-3% जो लोन अमाउंट बचा होगा, तो वो आपका नुकसान हो जाएगा। और अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके लोगे, कल को आप नहीं चला पाए गाड़ियाँ, तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नया आदमी को गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। तो नए व्यक्ति इस काम में बिल्कुल ना फंसें। जो पुराने चल रहे हैं हम लोगों का एक्सपीरियंस है, और हम फिर अपने जैसे तैसे करें गाड़ियाँ, अपना वाहन, अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन नया व्यक्ति इस काम को करने से पहले 100 बार सोच ले, विचार कर ले, और पूरा एक्सपीरियंस अगर उसको है, या कोई उसके साथ ऐसा बंदा जुड़ रहा है और कोई उसके प्रॉपर काम है, तभी पंगेबाजी ले, वरना अन्यथा पंगेबाजी ना ले, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट कर ले। ठीक है दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी, सही लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। करोगे तो नहीं आप, मुझे तो कहना ही है वीडियो में, कर दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।